हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और कल हमारा एग्ज़ाम है बोर्ड का। आज संडे है और मंडे को यानी कि 26 को हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 10th क्लास का। तो होप आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और जैसा कि हमने वायदा किया था कि 3 क्लासेस में हम ग्रामर का जो कोर्स है वो हमारा ख़त्म करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ से हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछली 2 क्लासेस में हमने वर्ब का टॉपिक और वर्ब से जहाँ से जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने डिस्कस किया था। नरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताया कि वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपको डेफिनेट देखने को मिलते हैं। तो वहाँ से हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन सा पार्ट जो है जहाँ से मेजर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इंटरोगेटिव से हमारे मेजर क्वेश्चन ले लिए जाते हैं, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आज की क्लास में हम जो टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं ये हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को पूरी लास्ट तक देखिए, आपके लिए डेफिनेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आप ये तीनों क्लासेस देख लेते हैं तो डेफिनेट आपका ग्रामर का पोर्शन एज वेल एज आपका राइटिंग का पोर्शन और लिटरेचर में भी ग्रामर से हमारे क्वेश्चन गैप फिलिंग वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे पोर्शन जो हैं आपके यहाँ पर कवर होने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे टेंसेस की। टेंसेस क्या होते हैं आपको पता ही है। 3 कैटेगरी में हम टेंसेस को पढ़ते हैं, एक हमारा प्रेजेंट, एक हमारा पास्ट और एक फ्यूचर की हम बात करेंगे। तो अब जब हम बात करते हैं टेंसेस की तो उससे पहले हमने कहा ना कि वर्ब हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो 60 से 70% टेंसेस को ये कवर कर लेता है। और वर्ब में हमने एक पार्ट पढ़ा था वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में हमने क्या पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब 3 तरह की हमने पढ़ी थी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की बेसिकली अगर हम बात करें, बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म, ये 3 चीज़ हमने उसमें डिस्कस की थी। और हमने कहा कि बी फॉर्म हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर होती हैं, डू फॉर्म हमारी डू, डज, डिड होती हैं और हैव फॉर्म हमारी हैज़, हैव, हैड, ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। अब हमें देखने को मिलेगा कि वर्ब का यूज हम टेंसेस में किस तरह से कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मैं यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ। जैसे मैंने कहा, आई टीच, आई डू नॉट टीच, I taught, I did not teach, I did not teach. I am teaching, I have taught, I was teaching, I had taught। ठीक, I have been teaching या फिर I had been teaching। अब देखिए, टेंस पढ़ने के लिए हमें स्ट्रक्चर्स को रटने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, टेंसेस में रूल्स चलते हैं कि ये इसका रूल हो गया, ये उसका रूल हो गया। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये रूल बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट का ये रूल बनेगा। तो हम इनको ऐसे हमें खेलना नहीं है, हमें बस कॉन्सेप्ट को समझना है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है। स्ट्रक्चर हमारे सेंटेंसेस से ही बनते हैं, हमको पता चल जाता है। सिंपल सी बात ये समझिए, जैसे अगर हम बात करेंगे टेंसेस की तो टेंसेस में हम 4 वेरिएंट पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 वेरिएंट हम पढ़ रहे हैं। अब समस्या ये आती है कि हम ये पहचान नहीं पा रहे
कि सेंटेंसेस में ये कौन सा भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है या पास्ट परफेक्ट का कौन सा है, ये हमें पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। समस्या थोड़ी सी बस इसमें आती है कि हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें हमें थोड़ी सी समस्या आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि हम ये बात कह सकते हैं कि इंडेफिनिट बेसिकली क्या है। इंडेफिनिट वो होता है जो डेफिनेट नहीं होता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना होता है, तो अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर की, मैं बात करूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं कि भैया आई टीच, यानी कि सबसे पहले देखो मैंने किसका यूज किया है, सब्जेक्ट, उसके बाद किसका, B1 का यूज किया है। यानी कि जहाँ भी आपको सब्जेक्ट प्लस B1 देखने को मिलता है, जहाँ भी आपको देखने को मिल जाए सब्जेक्ट प्लस B1, वो हमारा क्या कहलाता है, वही तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। अब देखो स्ट्रक्चर हमें अलग से नहीं बनाना है, स्ट्रक्चर जो है हमारा यहीं से निकल के आता है, कुछ अलग से हमें ऐसा देखना नहीं पड़ता है। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या कहता है, दूसरा सेंटेंस हमारा कह रहा है कि आई डू नॉट टीच। अब ये निगेटिव में बन गया। हमने अभी क्या पढ़ा था, जब हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे थे, हेल्पिंग वर्ब में जब हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा और उसमें हम कह देखते हैं कि डू डस, जहाँ भी आ जाता है वो कौन सा होता है भैया, प्रेजेंट होता है, आपको पता है, ठीक है। कौन सा हो गया, प्रेजेंट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया। और प्रेजेंट के बाद में क्या है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, यानी कि ये कौन सा होगा भैया, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव होता है, यानी कि इसमें सिंपल सी बस इतनी बात ये समझनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जो टाइम वर्ड है, जो ये हमारा PAP जो होता है वो हिडन रहता है, इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव में रखा ताकि आपको समझ में आ जाए कि डू डज का यूज कहाँ करना है। तो डू डज का यूज हमें करना है नेगेटिव सेंस में और इंटरोगेटिव सेंस में, लेकिन एफर्मेटिव में ये क्या रहता है, हिडन रहता है, इसलिए देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद B1 हमारा आ जाता है। ठीक भैया, चलिए उसके बाद देखो हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट लगा हुआ है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, और जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है क्या आ जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, और जहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है वो हमारा क्या कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। क्या कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट। एक चीज़ बस इतना याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट एक अकेला ऐसा टेंस है पूरी ग्रामर के अंदर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है, अदरवाइज वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरी ग्रामर में कोई भी टेंसेस नहीं लेते हैं। ये इसका नेगेटिव हो जाता है। अगेन ये भी हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। हमने बात की थी डू डज डिड, यानी कि हमारे जो डू फॉर्म हुआ करता था ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट आ जाता है आई, यानी कि आप देख रहे हैं ना, स्ट्रक्चर देखो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ से ही हम स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं, एम यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लग रही है, इज आर एम, क्या लग रही है, इज आर एम। और उसके बाद देखो क्या हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। कल हमने इसी चीज़ पे थोड़ा सा डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था हमने बात की थी, एक सेंटेंस हमने जैसे लिखा, कौन सा, जैसे मैंने कहा आई एम अ बॉय। अब आप कहेंगे सर यहाँ भी आई एम है, यहाँ भी एम लगा हुआ है, तो ये दोनों एक ही सेंटेंसेस हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। मैंने आपको कल क्या बताया कि इज आर एम जहाँ भी आते हैं और उसके बाद अगर वर्ब की ING फॉर्म आ रही है, क्योंकि इज आर एम क्या बताते हैं, इज आर एम बताते हैं प्रेजेंट, और ING फॉर्म क्या बताती है, कॉन्टिन्यूस, तो फिर ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लेकिन वही हम यहाँ वाले सेंटेंस में क्या देख रहे हैं, आई एम और उसके बाद में देखो कोई वर्ब नहीं है, और जब कोई वर्ब नहीं है तो ये एम तो प्रेजेंट बताता ही है, और जब कोई मेन वर्ब नहीं है तो सिंपल सी बात है ये क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। ये एम जो है वो इंडेफिनिट में भी आ रहा है, इज आर एम इंडेफिनिट में भी आ रहा है, इज आर एम हमारा कॉन्टिन्यूस में भी आ रहा है, लेकिन पता कैसे करना है, अगर वहाँ ING फॉर्म लगी होती है तब। अगला देख लेते हैं, आई हैव टॉट। अब देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा प्लस हैव यानी कि हैज़ हैव, हमने हैव फॉर्म पढ़ी थी, हैज़ हैव प्लस B3, हैज़ हैव प्लस B3, और हैज़ हैव प्लस B3 जहाँ भी आ जाते हैं वो सेंटेंस कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई वॉज टीचिंग।
जो बात हमने ऊपर की थी वही बात हम यहाँ करेंगे। आई वॉज टीचिंग, यानी कि वॉज वर्ब जहाँ भी आ जाएगा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आ जाती है, यानी कि B1 + ING जहाँ भी आ जाती है। ING क्योंकि प्रोग्रेसिव फॉर्म दिखाता है, वॉज वर्ब पास्ट दिखाता है, तो फिर ये हमारा हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वहीं अगर हम बात करेंगे इसकी सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3, क्योंकि जो हमने यहाँ का वही बात करेंगे हम, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना भैया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आई हैव बीन टीचिंग। जगह का मैं मेरे ख्याल से सब दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के लिखता हूँ। आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखो सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस बीन प्लस B1 + ING, जहाँ भी आपको ये देखने को मिल जाए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। वहीं अगर इसकी जगह मैं हेड का यूज कर लूँ, तो फिर ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। बात क्या समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि भैया देखो यहाँ पर B1 सब्जेक्ट प्लस B1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस B2 पास्ट इंडेफिनिट। इस RM की हमने बात लास्ट क्लास में ही की थी। क्या की थी भैया कि इस RM प्रेजेंट में है और ING क्या दिखाता है, कॉन्टिन्यूअस दिखाता है, तो फिर ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हैज़ है प्रेजेंट दिखा रहा है, B3 परफेक्ट दिखा रहा है, तो फिर ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। वॉज वर्ब क्या दिखाता है, पास्ट दिखाता है, ING कॉन्टिन्यूअस दिखाता है, तो फिर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। हेड पास्ट दिखा रहा है, B3 परफेक्ट दिखा रहा है, तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। हैज़ है प्रेजेंट दिखा रहा है, बीन यानी कि थर्ड फॉर्म क्या दिखा रहा है, परफेक्ट दिखा रहा है, और ING कॉन्टिन्यूअस दिखाता है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। वही हेड जो है हमारा पास्ट दिखाता है, बीन हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाता है, और ING जो है हमारी दिखाती है कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए ये जो टेंस है ये हमारा कहलाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि एक ही सेंटेंस में वॉज का, एक ही सेंटेंस में वर का, उनको कहाँ नहीं पता है कि कहाँ पर वॉज का यूज करना है, कहाँ पर वर का यूज करना है, हैज़ हैव का कहाँ यूज करना है, ये सारी चीज़ें। तो इवन हमको इनमें तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, सेंटेंसेस हमें यहाँ से क्लियर हो जाने चाहिए। एरर यहीं से ऐसे ही 1-2 नंबर में एरर आपसे कहीं इज एम आर का, कहीं वॉज वर का, ऐसा आपको एरर पूछ लिया जाता है। चलिए, आई विल टीच यू, आई विल बी टीचिंग you, I will have taught you, या फिर I will have been teaching you। ठीक है भैया, अब देख लेते हैं यहाँ पर। देखो सिंपल सी बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की कि जो 2 मॉडल हैं हमारे विल और शैल, किस में यूज़ किए जाते हैं, फ्यूचर में यूज़ किए जाते हैं। तो आई विल आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में यानी कि विल और शैल का यूज करना है, प्लस उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमारा जो भी अदर वर्ड है वो हम लगाते रहते हैं। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की यानी कि विल शैल, और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ये बनेगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का। कौन सा बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का हमारा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद हम देखेंगे कि आई विल बी टीचिंग यू। देखो स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, इतना हार्ड होता नहीं है स्ट्रक्चर बनाना, आपको रटना नहीं है। सब्जेक्ट लगा, सब्जेक्ट के बाद आप देख रहे हैं विल और शैल का यूज हमने किया, विल और शैल के बाद में हमने बी का यूज किया है, बी के बाद हमने क्या कहा, B1 + ING हमने यूज कर लिया, B1 + ING यूज कर लिया। तो हम कह रहे हैं कि विल और शैल हमारा क्या दिखा रहा है, फ्यूचर दिखा रहा है, और उसके बाद में देखो B1 + ING लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, कॉन्टिन्यूस दिखाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। वहीं देखो इसकी अगर हम बात करें, सब्जेक्ट है, वही विल और शैल का हमने यूज कर लिया, विल और शैल हमारे 2 मॉडल्स होते हैं। उसके बाद देखो हमने हैव का यूज कर लिया, और फिर उसके बाद में हमने V3 का यूज कर लिया। ये स्ट्रक्चर बन जाता है आपका फ्यूचर परफेक्ट का। भाई अगर हम बात करें सब्जेक्ट प्लस विल शैल
प्लस हैव प्लस B3 प्लस B1 प्लस ING, यानी कि B3 के फॉर्म में यहाँ पर बीन रहता है, आप समझिए इस चीज़ को। तो देखो सब्जेक्ट प्लस विल शैल आपको दिखाता है भैया फीचर दिखाता है, फीचर दिखाता है। हैव हमने पीछे पढ़ के आए हैं, कहाँ पर लगता है, परफेक्ट में लगता है। कहाँ पे लगता है, परफेक्ट में लगता है प्लस B3 परफेक्ट में यूज करते हैं, ये परफेक्ट में हो प्लस ING, ये क्या हो जाता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, स्ट्रक्चर बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी कि स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना होता है, टेंसेस का स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना होता है। तो कभी इस चीज़ में गलती आप लोग नहीं करना है कि कहाँ पर हमें इज का यूज करना है, कहाँ पर हमें वॉज का यूज करना है, सब्जेक्ट का यूज हम कैसे करते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं हमारी, इन सब का यूज हमें बड़े देखभाल कर और सही तरीके से करना है। एटलीस्ट ये छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। एग्ज़ाम्स में जब हम देखते हैं बच्चे जो कॉपियाँ लिख के जाते हैं तो वो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं वो हम लोगों से नहीं होनी चाहिए, ये हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना भैया। तो होप आप लोगों को टेंसेस जो हैं वो पूरी तरीके से समझ में आ रहे होंगे कि टेंसेस में हमारे जो स्ट्रक्चर है वो हम कैसे बनाते हैं, कहाँ पर हमें इज़ारम का यूज करना है, कहाँ पर हमें डूडेस का यूज करना है, कहाँ पर हमें वॉज वर का यूज करना है, हैज़ हैव हैड, इन सब का यूज हमें कहाँ कहाँ करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अगला जो टॉपिक हम जो आज करने जा रहे हैं इसी में वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? अब अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? जैसे उन्होंने वर्ब कुछ और दे दिया, सब्जेक्ट क्या है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब कुछ आना कुछ और है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कुछ और दे दिया। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज़ में कि यहाँ पर कौन सी वर्ब लगानी है, तो आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पर जो एरर है वो वर्ब का एरर हो सकता है, इसलिए हमें ये चीज़ पढ़ना ज़रूरी है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का। तो आपको पता है अब सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में जैसे क्या है, सिंपल हमारा जो पहला रूल कहता है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का, वो क्या कहता है? जैसे मैंने कहा आई एम योर ब्रदर, आई एम योर ब्रदर, यानी कि एक और लिख लेते हैं, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर। अब इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, आई हमारा, आई के साथ हम जनरल फॉर्म में बी फॉर्म जो यूज करते हैं वो एम ही यूज करते हैं। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ मैं इसका यूज करता हूँ। लेकिन वहीं अगर मैं कहूँगा यू आर माई ब्रदर, तो ये क्या देख रहे हैं हम भैया, यू के साथ हमने आर का यूज किया और ही के साथ हमने इसका यूज किया। क्यों किया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट 1 यही कहता है, क्या कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो प्लूरल वर्ब लेगा। ही के साथ कभी भी हम आर का यूज नहीं करेंगे, ही के साथ कभी हम डू का यूज नहीं करेंगे। जब भी हमारा वर्ब, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लेगा, वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। क्लियर हो रहा है? चलिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से डेफिनेट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट, राम एंड श्याम इज या आर माई ब्रदर। अब यहाँ पर 2 फॉर्म दे रखे हैं, इन दोनों में से एक करेक्ट आपको चूज करना है। तो डेफिनेट हम कह सकते हैं कि राम एंड श्याम 2 सब्जेक्ट हैं और दोनों क्या हैं, एंड के साथ जुड़े हैं। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है इफ 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विद एंड देन द वर्ब वुड बी सेटिस्फाइड विद द प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब आ जाएगी? प्लूरल वर्ब आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज कराया जा सकता है कुछ और, जैसे यहाँ पर वर्ब दे दिया। अभी मैं कंफ्यूजन वाला बताऊंगा आपको। एक तो कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं कि जब 2 सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हैं, कंजंक्शन एंड के साथ जुड़े हैं, तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन
कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है, मैंने कहा द पोइट एंड फिलोसफर इज या आर डेड। अभी कॉन्सेप्ट नंबर हमने 2 पढ़ा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कह रहा है कि जब दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हों तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन यहाँ पर हमारी 2 चॉइस दे रखी है। अब दोनों में अगर मैं कहूँगा इसमें कौन सी जो हमारी वर्ब है, कौन सी वर्ब आने वाली है, तो डेफिनेट आपके माइंड में ये आएगा कि सर आर आएगी, क्योंकि अभी आपने बताया ही है कि 2 सब्जेक्ट अगर एंड के साथ जुड़े हों तो फिर डेफिनेट इसमें आर आ जाना चाहिए। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है इफ 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद एंड बट दे रेफर टू अ सिंगल पर्सन और सिंगल थिंग, देन द वर्ब शुड बी सेटिस्फाइड विद द सिंगुलर वर्ब नॉट प्लूरल वर्ब। यानी कि पोइट और फिलोसफर ये एक ही व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं। तो इसलिए जो वर्ब आएगी वो क्या वर्ब आ जाएगी भैया? सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। लेकिन वहीं अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, द पोइट एंड द फिलोसफर इज या आर डेड, तो डेफिनेट आप कह सकते हैं यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो आर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फिलोसफर और जो पोइट है वो अलग अलग पर्सन है, एक पर्सन नहीं है। क्लियर हो रही है ना बात आप लोगों को? ठीक है ना भैया? चलिए, तो होप ये चीज़ यहाँ आपको कंफ्यूज कराया जाएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, और यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन आपका बन सकता है इस तरह से। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई एज वेल एज यू, आई एज वेल एज यू आर एम इन द रॉन्ग। ठीक है भैया, अब यहाँ पर एक सेंटेंस आपका दिख रहा है, आई एज वेल एज यू आर या फिर एम इन द रॉन्ग। तो आप कहेंगे डेफिनेट सर इसमें क्या आने वाला है? आर आने वाला है। क्यों? क्योंकि यू के साथ हम किसका यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आर का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे भैया? एम का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है, क्या कहता है? इफ 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विद एज वेल एज, देन द वर्ब वुड बी सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। यानी कि जब 2 सब्जेक्ट एज वेल एज के साथ जुड़े हैं तो जो वर्ब जो आएगी वो फर्स्ट वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। वहीं अगर मैं एक और सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने कहा आइदर यू और योर ब्रदर इज या आर कमिंग, आइदर यू और योर ब्रदर इज या आर कमिंग। तो मैं कहूँगा कि भैया इसमें कौन सी वर्ब सही होगी? तो आप कहेंगे कि सर 2 सब्जेक्ट हैं इसमें, तो डेफिनेट इसमें आर आनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। क्यों? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट नंबर 5 यही कहता है, क्या कहता है? कि जब 2 सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर और नॉर के साथ जब जुड़े होते हैं तो जो वर्ब आती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब यहाँ पर 3 सब्जेक्ट भी आ सकते हैं, जैसे मैंने कहा आइदर यू, ही एंड शी, या फिर और शी, तो फिर जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी। तो ब्रदर हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो क्या आ जाएगी? सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से डेफिनेट आपको इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज कराया जाएगा कि कहाँ पर आपको वर्ब लगानी है और कौन सी वर्ब लगानी है, सिंगुलर लगानी है, प्लूरल लगानी है, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें। चलिए
मैथमेटिक्स इज या आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो अब आपको क्या करना है, वही काम जो करेक्ट वर्ब होगी क्या होगी भैया, मैथमेटिक्स। अब आपको लग रहा हो कि इसमें एस लगा हुआ है, प्लूरल आनी चाहिए, नहीं आना चाहिए भैया। कौन सी वर्ब आएगी, करेक्ट वर्ब हमारी इज हो जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं ना कि कुछ जो हमारे नाउन होते हैं वो दिखने में तो हमारे प्लूरल होते हैं, इनमें ऐसे ई एस लगा होता है, लेकिन यूज में कैसे होते हैं, ये सिंगुलर ही होते हैं। जैसे हमारे सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हैं, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ऐसे बहुत सारे हैं। न्यूज़ हमारा एक वर्ड है, दिखने में कैसा है, प्लूरल है, लेकिन यूज में हमारा कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा वो। ठीक है ना भैया। चलिए, सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट का एक लास्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट और बचता है, जिसमें हमें ऑफन कंफ्यूज करा दिया जाता है। क्या, कलेक्टिव नाउन की जब हम बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन की जब हम बात करते हैं, अब कलेक्टिव नाउन में दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई। पहला क्वेश्चन है द जूरी हैव या हैज़ डिफरेंट ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जूरी हैव या हैज़ 4 मेंबर्स। कलेक्टिव नाउन में आप लोगों को बस इतनी चीज़ याद रखनी है कि कलेक्टिव नाउन दो तरह से काम करता है। अगर कलेक्टिव नाउन डिफरेंट मैनर में काम कर रहा है, डिफरेंट मैनर में काम कर रहा है, तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन एक यूनाइटेड मैनर में काम कर रहा है, तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, द जूरी हैज़ या हैव डिफरेंट ओपिनियन। तो आप क्या देख रहे हैं भैया, उनका ओपिनियन डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग मैनर में काम कर रहा है। तो डेफिनेट हम कह सकते हैं इसमें जो वर्ब आने वाली है वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं द जूरी हैव या हैज़ 4 मेंबर्स, तो एक यूनाइटेड मैनर की बात हो रही है कि जूरी में कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर की हम इसमें बात कर रहे हैं। द जूरी हैज़ या हैव 4 मेंबर्स, एक यूनाइटेड मैनर में बात हो रही है। तो फिर यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। डेफिनेट इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको एज वेल एज में कन्फ्यूज कराया जाएगा, आपको आइदर और नाइदर नॉर में कन्फ्यूज कराया जाएगा, आपको कलेक्टिव में कन्फ्यूज कराया जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो होप आप लोगों को ये चारों टॉपिक जो हमने लास्ट 2 क्लासेस में किए और 2 टॉपिक हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। हमने सिर्फ यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा है कि जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप इतना ही करके जाते हैं तो डेफिनेट आपका एग्ज़ाम जो है वो एक अच्छा एग्ज़ाम होगा और आप अच्छा स्कोर इसमें कर पाएंगे। तो अच्छे से एग्ज़ाम करके जाइए। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप जो भी करेंगे ईश्वर करे आपके अच्छे नंबर आएँ और अच्छी परसेंटेज से आप पास होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लासेस में, कुछ नए टॉपिक के साथ में, कुछ नए जो हमारे ओपिनियन हैं, नए हमारे आइडियाज़ हैं और एक अच्छी जर्नी हम शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।